केवल सिर्फ पैसे से शादी हो सकती है बहुत अच्छी। बिना डायरेक्टर के आप एक ऐसी मूवी बनाने जा रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। किसी का 1 करोड़ बजट है, खुद करके 90 लाख रुपए में करा लेगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं आना। इवेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम क्या है? सब अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि वो इवेंट मैनेजर है। आप तो तुरंत बता दोगे कि ये इवेंट मैनेजर है, ये नहीं है। मैं कैसे पता करूं? एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, कंपनी को कितने साल हुए हैं। इवेंट प्लानर को अगर मुझे हायर करना है, वेडिंग से कितने दिन पहले एटलीस्ट मुझे हायर कर लेना चाहिए ताकि मेरी वेडिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम ना। इंडियन वेडिंग है, उसके लिए 6 महीने की प्लानिंग चाहिए। एक स्कैम जो और बताऊंगा आपको, क्लाइंट इवेंट मैनेजर के साथ ट्रांसपेरेंट नहीं होते। उनको हर बार ये लगता है प्लानर चीट तो नहीं कर रहा है, ये मुझे कुछ बेचने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। कोई नया बच्चा है, वो आना चाहता है, उसने अभी पढ़ाई करी है इवेंट मैनेजमेंट की, उसको क्या सलाह देना चाहिए? फैमिली को भूलना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र अवस्थी और मैं लेके आया हूँ माइंड अनलॉक का दूसरा एपिसोड आपके लिए। तो क्योंकि मैंने कहा था कि इस पे हम बिजनेस की बात करेंगे, तो आज हम एक इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, इवेंट इंडस्ट्री। इसमें होता क्या है कि आपके पास आपके जीवन में 1 या 2 बार ऐसे पल आते हैं जिसमें आप पूरी शिद्दत के साथ उस एक इवेंट में लगते हो। जैसे सबसे पहला तो हो गया शादी, जो जीवन में 1 बार होती है। तो आप सोचिए कि आपके यहाँ बर्थडे होता है या एनिवर्सरी होती है, ये सेलिब्रेशन चलते रहते हैं, लेकिन शादी एक ऐसा उत्सव है, होली दिवाली हर साल आती है, लेकिन शादी एक बार ही होती है। तो वो जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इवेंट होता है, उसको कैसे सजोया जाता है, कैसे उसके बारे में प्लानिंग की जाती है, कैसे उस एक इवेंट को सबसे अच्छा बनाया जाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कैसे हम एक अच्छा इवेंट प्लानर या इवेंट कंपनी चूज कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी होंगी। तो अगर आपके घर में शादी होने वाली है या 1 साल 2 साल में आप लोग प्लान कर रहे हैं, तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कैसे कंपनी सेलेक्ट करनी है, इन सब बातों के लिए आज हम बात करेंगे मिस्टर आशीष अरोरा जी से, जो पिछले 17 सालों से इवेंट इंडस्ट्री में हैं। 11 साल से ये अपनी कंपनी रन कर रहे हैं विंटाज एंटरटेनमेंट्स के नाम से। इससे पहले ये कई देश के नामी ग्रामी मीडिया हाउसेस के लिए एज अ इवेंट मैनेजर, एज अ ब्रांड इवेंट मैनेजर काम कर चुके हैं और उनके जो नेशनल लेवल के इवेंट्स हैं उनको सिंगल हैंडेडली हैंडल कर चुके हैं। तो लेट्स वेलकम मिस्टर आशीष अरोरा जी ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू उपेंद्र फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आप अपने बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। उपेंद्र, I did my event management from Jaipur in 2008. ओके। उसके बाद मैंने कई कंपनीज में एज ट्रेनी फिर वहाँ जॉब भी करी। फिर जैसा आपने भी बताया कि मीडिया हाउसेस लाइक अमर उजाला, हिंदुस्तान हिंदी, उसमें मैंने एज ब्रांड एंड इवेंट हेड काम किया। Then I started my event company in 2015. अब इसको ऑलमोस्ट इस अक्टूबर में 11 साल हो जाएंगे। एंड वी आर एंजॉयिंग आवर प्रोफेशन। बड़ा झूठ क्या है जो लोग इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के बारे में मानते? सबसे बड़ा झूठ अगर मैं बोलूं तो लोगों को लगता है इसमें पैसा बहुत है। इवेंट में आप एक शादी कर लो और लाखों रुपए कमा लोगे, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, पैसे हैं, दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग हियर। हम अपने इस प्रोफेशन में हैं, कई सालों से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत अंधा पैसा है। अगर आपकी क्लाइंटेल अच्छी है, आपने पिछले कई साल में जो अपने डिलीवरेबल्स हैं जिनको अच्छे तरह से आपने दिया है, सक्सेसफुल वेडिंग डिलीवर की है, तब आप एक सर्टेन टाइम के बाद उस मुकाम पे पहुंचते हो, तब आपको पैसा मिलता है। शुरू में आपको ट्रस्ट बनाने में ही टाइम लग जाता है। आपको एक फैमिली में एक वेडिंग हो रही है, अगर आपको वो फैमिली दोबारा रिपीट कर रही है, आपको दोबारा बुला रही है, इट मीन्स आपने उनके लिए पहली बार में बहुत अच्छा किया था, तभी आपको वो अपने अगले बेटे या बेटी की शादी में दोबारा वो आपको काम दे रहे हैं और आपसे वो काम करा रहे हैं। तो ये मतलब लोग मानते हैं कि पैसा बहुत है। दूसरा, लोगों को लगता है कि इवेंट मैनेजर एक डेकोरेटर है। अच्छा, हाँ। ऐसा नहीं है। इवेंट मैनेजर है। इवेंट मैनेजर का काम होता है डिफरेंट वेंडर्स को हैंडल करना, लाइक फोटोग्राफर,
डेकोर टीम को, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी टीम को, इन सब के ऊपर इवेंट मैनेजर होता है। आज से 5-6 साल पहले तक लोगों को लगता था इवेंट वाला एक टेंट वाला होता है, जो अब परसेंटेज बहुत कम है। अब शायद 8-10% लोग ही ऐसे मिलते हैं जो अभी भी हमसे कहते हैं कि यार आप डेकोर करते हो क्या। 90% लोगों को पता है कि इवेंट मैनेजर क्या है और डेकोरेटर क्या है। इसमें ये भी होता है ना कि जैसे आप लोग सोशल मीडिया पे जो भी इवेंट कंपनी है या इवेंट मैनेजर के पर्सनल जो प्रोफाइल हैं जो हम लोग देखते हैं, तो हम देखते हैं कि आप लोग हर दूसरे दिन किसी 5 स्टार होटल में हो और कहीं पूल के पास आपने फ़ोटो डाल दी, तो भी ये लोगों को लग जाता है कि ये बहुत लग्जरी लाइफ इसकी ये जी रहा है। तो जो आपने पैसे वाली बात करी, तो वहाँ से भी लोगों को शायद कुछ कनेक्ट होता हो। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। हाँ। आप सोशल मीडिया पे क्या डालते हो जो अच्छा होता है? आप अपने घर का कभी ड्रामा नहीं डालते, रोना धोना नहीं डालते, बिल्कुल। आप हमेशा सिर्फ अच्छा अच्छा डालते हो। सेम इवेंट की लाइफ है। आप जो अच्छा देख रहे होते हो, जी रहे होते हो, अच्छी रीलें ही आप पोस्ट करते हो। हाँ। अब एक इवेंट मैनेजर है, वो कभी तो उसका दिन ऐसा होता है कि वो एक 5 स्टार में एंजॉय कर रहा है, ठीक है। कभी उसका ऐसा दिन होता है जो रास्ते में रोड साइड पे वो खा रहा होता है। ऐसा सही बात है, अब आप सही। मुझसे अगर पूछोगे कि आपने कभी रोड साइड पे खाया है, तो मैंने बिल्कुल खाया है। रोड साइड पे एक बार मुझे ध्यान है कि हम लोग नोएडा में एक इवेंट कर रहे थे और उसके आसपास कुछ भी खाने का नहीं था। हम एक एग्जीबिशन करने गए थे, आसपास कुछ भूख बहुत तेज लगी हुई थी और मैं, मेरी कंपनी के जो सीनियर थे, बॉस लोग थे, वहां पर एक साइकिल पे पीछे कैरियर जो होता है उस पे स्टोव लगा के बंदा एक पराठा सेक रहा था, ठीक है। और वो बहुत अच्छा, मतलब हाइजीनिक, हम लोग अच्छे से खा रहे थे, अचार के साथ और मक्खन के साथ। इवन हम जब उदयपुर जाते हैं तो उदयपुर में गुलाब बाग नाम की जगह है, वहां भी बाहर बहुत सारे ठेल वाले होते हैं और गोभी का पराठा और ये सब चीजें देते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर दिन एक सा नहीं होता। कभी आप 5 स्टार में एंजॉय कर रहे हो, कभी आप रोड साइड फूड एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि आप किसी जंगल में इवेंट कर रहे हो, आपको पेट तो भरना है। बिल्कुल सही। वहां पर रिसोर्सेज नहीं है इतने। अच्छा उस समय हलवाई भी नहीं है, तो खाओगे ना। बिल्कुल सही बात तो इवेंट वाले की लाइफ हर तरह की होती है, बस आपको रील्स में बहुत अच्छा अच्छा दिखता है, बैक साइड का स्ट्रगल कभी नहीं दिखाई देता। वो अच्छा बनाने के लिए जो पीछे मेहनत है वो नहीं दिख रही है लोगों को। बिल्कुल सही बात है। और शादी में सबसे ज्यादा ड्रामा, ये थोड़ा वैसा क्वेश्चन है, शादी में सबसे ज्यादा ड्रामा किसकी वजह से होता है? दूल्हे साइड की वजह से होता है, दुल्हन साइड की वजह से होता है, या रिलेटिव्स? ऑब्वियसली रिलेटिव। इसमें ब्राइड और ग्रूम तो कोई ड्रामा करते ही नहीं है, सब कुछ सिस्टमैटिक होता है, प्लान्ड होता है। जो प्लान नहीं होता वो रिलेटिव्स की वजह से होता है, क्योंकि वो रिलेटिव्स जो कि हेल्प करने का प्रिटेंड करते हैं कि हम हेल्प करने आए हैं, और ड्रामा भी उन्हीं की तरफ से होता है कि रूम अच्छा नहीं मिला, छोटा मिल गया, थोड़ा दूर मिल गया, दूसरी विंग में मिल गया, आपने उनको वेलकम तो किया लेकिन उनके हिसाब से नहीं किया, उनको जो चीजें ऑफर होनी चाहिए थी वो टाइम से ऑफर नहीं हुई। तो उसी में रिलेटिव्स ही सबसे ज्यादा ड्रामा करते हैं वेडिंग्स में। आपने सुना होगा पहले कि फूफा जी का मुंह फूल गया। तो हर वेडिंग में तो फूफा होते हैं, उनका मुंह फूलता ही फूलता है। सही बात है, सही बात है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आपने किसी होटल में वेडिंग प्लान की और वहां पर कोई और इवेंट चल रहा था और वो पूरा हाउसफुल हो गए रूम। अब उस कंडीशन में क्या ऐसा भी होता है कि किसी और होटल में आपने रूम अरेंज कराए हो इमरजेंसी में और फिर प्रॉब्लम हुई हो? बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। आपका जैसे आप किसी जगह में वेडिंग कर रहे हो, उस प्रॉपर्टी में मान लो 80 रूम है, 100 रूम, तो वो 100 रूम पूरे ऑक्यूपाइड हो गए। अब कोई लास्ट मोमेंट में गेस्ट आए, या कई बार क्या होता है अलॉटेड होता है, जैसे कोई फैमिली आ रही है, उनके नाम से रूम अलॉटेड है, बट वो 2 दिन की वेडिंग थी, वो आए सेकंड डे, उनको फर्स्ट डे आना था। अब वो रूम स्पेयर है लेकिन कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट बीच में आ गया, तो गेस्ट को लगा कि यार ऑलरेडी रूम तो खाली है, कल का कल सोचेंगे, अभी इनको अलॉट कर दो। तो बाद में फिर उनको प्रॉब्लम हुई, उनको कहीं दूसरे होटल में डाला। अब वो होटल उस कैटेगरी का नहीं है, थोड़ा सा लोअर है, 5 स्टार वेडिंग चल रही है, 3 स्टार होटल है, तो फिर बाद में गेस्ट का कहना होता है कि हम तो क्लोज रिलेटिव थे, तब भी हमें साइड में रूम दे दिया। ये होता है नॉर्मली वेडिंग्स में। एक अब ये इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा
इसमें गेस्ट को समझना चाहिए कि होस्ट आपके लिए हमेशा अच्छा ही करना चाहता है। आपको वो जो सारे गेस्ट है उसके लिए सब गेस्ट बराबर है, बट उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि उसको तो खुद रुकना ही रुकना है, ब्राइड को, ग्रूम की फैमिली को तो वहां रुकना ही है। अब उस प्रॉपर्टी में अगर 80 रूम है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर रूम्स नहीं है, इसलिए उन्होंने आपको कहीं दूसरी जगह एकोमोडेट कराया है। ये तो चलो आज बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आज से 15-20 साल पहले देखें तो आप धर्मशाला में या एक टेंट लगा के या फिर ऐसे बड़े घर ले लिए जाते थे जहाँ गद्दे लगा के सब सोते थे। आज तो आपको इंडिपेंडेंट रूम मिल रहा है पूरा। बिल्कुल सही बात है। इवेंट इंडस्ट्री का आपके हिसाब से सबसे बड़ा स्कैम क्या है? आपको क्या लगता है कि क्या चीज इवेंट इंडस्ट्री में नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस से? अगर मैं बात करूं इवेंट इंडस्ट्री के स्कैम की, तो हमारी इंडस्ट्री अभी तक अनऑर्गेनाइज्ड है। अभी भी इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है और एंट्री बैरियर ना होने की वजह से हर कोई इवेंट मैनेजर है। तो जब हर कोई इवेंट मैनेजर है तो क्लाइंट को ये नहीं पता होता कि जेन्युइन इवेंट मैनेजर कौन है, कौन बलून वाला है, कौन फ्लावर वाला है, कौन टेंट वाला है। वो सब अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि वो इवेंट मैनेजर है, तो उसका वो प्रोफाइल चेक नहीं कर पाते। प्लस एक स्कैम जो मैं और बताऊंगा आपको, क्लाइंट हमेशा इवेंट मैनेजर के साथ ट्रांसपेरेंट नहीं होते बजट को लेके। लेट्स से आपकी वेडिंग के बजट आपके पास 50 लाख है, आप इवेंट मैनेजर को बोल रहे हो कि मेरे लिए कुछ आइडेंटिफाई करो, तो वेडिंग करनी है 30 लाख रुपए। अब वो अपने 1 महीने 2 महीने खराब कर रहा है, 30 लाख रुपए में वो ढूंढ रहा है, और जो वो आपको ऑप्शन दे रहा है वो आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका बजट ज्यादा है, आपके पास पैसे 50 लाख है, तो आपका टेस्ट 50 लाख वाला है, लेकिन आपने उसको ऑफर किया 30 लाख, तो वो आपको 30 लाख वाली चीजें लाके दे रहा है। वो आपको समझ नहीं आ रही। आप यार इससे तो मैं तो उससे अच्छा डिजर्व करता हूँ, ऑब्वियसली आप करते हो डिजर्व, लेकिन आपने पैसे पूरे ऑफर नहीं किए। सेम वेंडर का है, वेंडर को जब हम अपना पूरा बजट ऑफर नहीं करते हैं तो अपनी लिमिटेशन छुपाता है। मैंने उसको बोला कि मुझे मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, वो काम अच्छा कर सकता है, लेकिन उसे पता है पूरा बजट नहीं मिल रहा है, तो अपनी लिमिटेशन वो हमसे छुपाता है। तो इवेंट मैनेजर दोनों के बीच में तालमेल बिठाने का काम करता है कि वेंडर से उसका पूरा आउटपुट लेना, क्लाइंट को पूरा, और क्लाइंट ने जो पे किया है उसको पूरा डिलीवर हो जाए। अब जैसे कि अगर आप देखते हो कि आजकल जगह जगह पे लिखा हुआ है फलाना रिजॉर्ट, आप देखते होगे 1000 के गज के प्लॉटों में लोग रिजॉर्ट अपने आप को क्लेम करते हैं। क्या वो रिजॉर्ट होते? नहीं होते। ठीक है, रिजॉर्ट मतलब जो उदयपुर में है, जयपुर में है, जैसलमेर में है, आगरा में हमारे कुछ रिजॉर्ट है, लेकिन 1000 गज के प्लॉट वाला अपने आप को रिजॉर्ट क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन वो लिखता है। ठीक है, ऐसे ही इवेंट कंपनीज में भी हर कोई आज की डेट में अपना इवेंट मैनेजर लिखता है। क्लाइंट को उसका प्रोफाइल चेक करना चाहिए, उसके रिव्यूज चेक करने चाहिए, और उसके बाद काम देना चाहिए कि एक्चुअल में इवेंट मैनेजर है कौन। जैसे डॉक्टर जब आप होते हो, बीच में आपने सुना होगा आरएमपी डॉक्टर होते थे, अब गवर्नमेंट ने बहुत उन पर नकेल कसी है, आप ऐसी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। बंगाली डॉक्टर होते थे, लेकिन वो दवाई देते हैं, उनसे केस कई बार अच्छे हो जाते हैं, कई बार बिगड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई डिग्री लेके बैठा है एमबीबीएस की, तो वो जेन्युइन डॉक्टर है, आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो। आप अपना, अगर आपको कोई ऑपरेशन भी होना है तो आपने डॉक्टर को फीस जमा कराई और आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए कि अब ये जो करेगा अच्छा ही करेगा मेरे लिए। इवेंट मैनेजमेंट में एंट्री बैरियर नहीं है, तो इसलिए कई क्लाइंट गलत इवेंट मैनेजर के पास फंस जाते हैं, और क्योंकि आपको पता तब लगेगा जब आपकी वेडिंग हो चुकी होगी। तो क्या कोई ऐसी चेकलिस्ट है, जैसे अगर मेरे यहाँ शादी है तो मुझे कोई ऐसे 4 या 5 पॉइंट्स देखने पड़ेंगे कि जब मैं किसी इवेंट मैनेजर को फाइनलाइज कर रहा हूं, तो अगर इन सारी चेकबॉक्स पे वो ओके है तब मैं उसको फाइनल करूं? मुझे एज अ यूजर मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप तो तुरंत बता दोगे कि ये इवेंट मैनेजर है, ये नहीं है, मैं कैसे पता करूं? देखो, क्लाइंट को क्या चाहिए कि एक पढ़ा लिखा इवेंट मैनेजर चाहिए। ठीक है, अब क्लाइंट को क्या लगता है कि ये इसके पास 4 वेंडर है, ये 4 चीजें भी सस्ती करा देगा, तो भले वो इवेंट मैनेजर है नहीं है, मैं इससे काम करा लेता हूँ। लेकिन एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, उसका बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, कंपनी को कितने साल हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आज की डेट में सोशल मीडिया बोलता है, तो आप उनके सोशल मीडिया पे जाकर रिव्यू चेक कीजिए। अगर कोई उनका मीडिया कवरेज आई हुई है तो वो चेक कीजिए।
ठीक है। जीएसटी भी ऑनलाइन चेक हो जाता है कब से आप रजिस्टर्ड कंपनी हो। यस, वी आर जीएसटी रजिस्टर्ड फॉर्म, तो हम जीएसटी पे करते हैं। तो आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो नहीं हो, आप उससे पूछिए कि मुझे बिल चाहिए, आप मुझे बिल दे दोगे। मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि आधे से ज्यादा इवेंट मैनेजर बिल ही नहीं काटते हैं। ठीक है, जबकि क्योंकि वो हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है। जबकि हमारे साथ ऐसा है कि हम क्लाइंट से बोल के चलते हैं कि हम बिल काटेंगे और हम बिल काटते हैं। मतलब आपसे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन है कि मैं एक 5 स्टार होटल बुक करूं डायरेक्टली जाके, ठीक है, और जो 5 स्टार होटल होगा मुझे लगता है कि उनका जो कैटरिंग होगी वो पहले से ही उनके होटल में बन रही होगी, उनके पास वो जगह होगी वहां पर करने की। साउंड वाले से मैंने किसी से बात कर ली, उसने वही साउंड लगाया जो आप भी करने वाले थे। तो इवेंट मैनेजर का रोल एग्जैक्टली क्या होता है, वो क्यों हमें करना चाहिए? हम अगर 4-5 वेंडर्स को बुला के एक 5 स्टार होटल में कर लेंगे तो 5 स्टार होटल में ऑलमोस्ट 60-70% तो वो खुद ही कर देंगे काम, 30% काम बचेगा जो बाहर से हमें वेंडर्स लेके आने। तो मैं क्यों इवेंट मैनेजर करूं इस केस में, मैं डायरेक्टली क्यों ना कर लूं? देखो, डायरेक्टली आपको नहीं पता कि आपकी रिक्वायरमेंट किस होटल में पूरी होगी। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, होटल में खाने का रेट एक होटल से दूसरे होटल का कंपेयर किया कि इसका 3500 रुपये प्लेट आ रहा है, दूसरा 3200 रुपये प्लेट आ रहा है, तो मेरे को 3200 रुपये प्लेट वाला होटल सस्ता मिल रहा है लेने। वो सस्ता नहीं है, वो प्रोडक्ट अलग है। वो प्रोडक्ट अलग है। आपको आपकी नीड, किसी होटल में बैंकेट छोटा है, किसी में बड़ा है, किसी में लॉन छोटा है, किसी में लॉन बड़ा है, किसी के रूम बड़े हैं, ठीक है। तो आपकी रिक्वायरमेंट किस होटल में सूट कर रही है। अगर आप मान लो कोई 5 स्टार होटल देख रहे हैं, तो एक होटल में आपकी वेडिंग रैप अप हो रही है 60 लाख में, दूसरे में 55 लाख में, तो वो सिर्फ 5 लाख रुपए फर्क है। लेकिन जो 60 लाख रुपए वाला होटल था, वहां शायद आपकी जयमाला अच्छी हो रही है, आपको होटल वाला इफेक्ट अलाउ कर रहा है, आपको फायरवर्क्स अलाउ कर रहा है। ये क्लाइंट नोट नहीं करते। वो पहले प्लेट के रेट और रूम के रेट से कंपैरिजन करके होटल बुक कर देते हैं। बाद में उन्हें पता लगता है यहाँ पर तो ये कोल्ड पायरो चलाने नहीं दिए जाएंगे, या यहाँ पर कलर शॉट नहीं चलाने दिए जाएंगे। अब आपने इवेंट मैनेजर को ये सब पता है कि यहाँ पर ये अलाउड है या नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो आपको अपनी वेडिंग मेमोरेबल बनानी थी, तो आपको पूरे प्रोज एंड कॉन इवेंट मैनेजर बताएगा, इस होटल में ये प्लस है, ये माइनस है। अब आप आ जाओ, आपने डायरेक्ट कर लिया वेंडर। अभी मैं एक रीसेंट किस्सा बताता हूँ। एक क्लाइंट मेरे पास ऑफिस में आए, उन्होंने कहा साउंड वाला मैं डायरेक्ट कर दूंगा, जो आप आशीष जी आप रेट करोगे उससे मैं कम में करा लूंगा। ओके, ठीक है, ठीक है सर, करा लो। उन्होंने मुझे शीट दिखाई, और अब मेरे को नहीं पता वो कौन वेंडर है क्या है, पर वो इतने में करा लूंगा। मैंने आर्ग्यू नहीं किया, और मैंने बोला ठीक है आप करा लो, और ये भी मैं करा लूंगा, और ऑलमोस्ट जो भी एलिमेंट है वो सारे मैं करा लूंगा, पर आपको रहना है। ठीक है। तो मैं सर मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। सही बात है, सब तो आप नहीं करा। अब आप एक काम कर दो, वैसे भी मुझे तो वेंडर करना ही है, पैसा आप दो या मैं दूं, मुझे आप एज प्लानर हायर कर लो, मेरी फीस आप डिसाइड कर दो, और हम फीस पे काम कर लेंगे आपके साथ। नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं, फीस नहीं दूंगा मैं। अच्छा, तो मैंने कहा फिर मैं ये सिरदर्द क्यों लूंगा। बिल्कुल सही बात। अब आप मान के चलो कि आपने फोटोग्राफर उसको साउंड वाले को आपने डायरेक्ट कर दिया, अब वो रात को आकर खड़ा हो गया, और उसका बैंक्वेट मैनेजर बैंक्वेट नहीं खोल रहा है, क्योंकि उसकी सामान की एंट्री होनी है, गेट पे एंट्री नहीं होनी है, पर उसको आपने बता दिया कि हमारा काम आशीष जी देख रहे हैं, पर आशीष जी को आप पे नहीं कर रहे हो, सारे काम आप खुद कर रहे हो। अब वो रात को फोन किसको करेगा? मुझे। बिल्कुल। रात के 12 बजे सर गेट खुलवा दो, मेरा साउंड इन होना है। अब आप आ जाओ फोटोग्राफर पे। फोटोग्राफर को आपने डायरेक्ट कर लिया, बट क्योंकि इवेंट मैनेजर की बॉन्डिंग क्लाइंट से अच्छी है, और हमारे शेडोज जो होते हैं ब्राइड के साथ हर वक्त मौजूद होते हैं। ओके। शेडोज जो ग्रूम और ब्राइड को हम देते हैं फॉर हेल्प। ओके। जैसे किसी का मोबाइल पकड़ना है, या किसी का पर्स पकड़ना है। ओके। तो 2 दिन की वेडिंग में ब्राइड के साथ नॉर्मली एक फीमेल शेडो हम रखते हैं। तो अब उस शेडो को हमसे ज्यादा पता है कि ब्राइड कब खाना खा रही है, कब वो फ्री है, रियल टाइम। तो नॉर्मली फोटोग्राफर हमें कॉल करते हैं कि आशीष भैया मुझे ब्राइड के रूम में जाना है मेकअप शूट करने के लिए, तो क्या ब्राइड रेडी है? हम अपनी शेडो को फोन करते हैं। शेडो को फोन किया, शेडो ने बोला दीदी अभी लंच कर रही है, या दीदी अभी चेंज कर रही है, और अभी बस थोड़ी देर में फ्री हो जाती है, मैं आपको कॉल करती हूँ।
तो हम ब्रिज की तरह काम करते हैं। अब यही काम क्लाइंट डायरेक्ट करेगा तो वो मान लो कोई स्मोक करने गया है बाहर, होटल में लंच प्रोवाइड नहीं किया फोटोग्राफर को, फोटोग्राफर बाहर गया वेन्यू से, अब अचानक से भी रिचुअल आ गया, तो रिचुअल आ गया तो फोटोग्राफर तो नहीं है, हमें पता होता है कि यार तेरे को अभी नहीं जाना, एटलीस्ट 2 बंदे छोड़ के रखना, यहाँ पर एक रिचुअल आ सकता है। तो हम लोग क्या होता है कि हमें हर वेडिंग में पहले से पता होता है, हम 2 स्टेप आगे चल रहे होते हैं कि अब ये होने वाला है, तो उसके लिए नेक्स्ट जो वेंडर काम करता है एक बेसिकली थर्ड आई होता है जो पूरे इवेंट को देखता है, जो कहीं ना कहीं अगर वो सामने नहीं भी है तो भी वो उसको वॉच कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। अब डेकोरेटर काम कर रहा है, डेकोर वाले ने अपना कोई फैब्रिक लगा दिया क्योंकि उसका इन हाउस है तो वो ध्यान नहीं देगा और वो गंदा है या उस पर सब्जी लगी है, प्लानर का काम है यार इसको हटाओ, रिमूव करो, चेंज करो, क्योंकि आपको क्लाइंट ने हायर ही इसीलिए किया कि आप सारी चीज देख सको। ठीक है, इसके अलावा टाइमलाइन मैं देखता हूँ कितनी ही वेडिंग स्पॉइल हो जाती है बारात लेट आने की वजह से। बारात आपकी एंट्री करे, क्योंकि आजकल क्या होता है कि ग्रूम के कुछ दोस्त होते हैं, वो बोलते हैं अरे बारात 1 घंटे से पहले आई, 2 घंटे से पहले आई तो क्या बारात आई, ये तो हमारे दोस्त की शादी है, हम 2-3 घंटे से पहले घुसेंगे ही नहीं। और मेरी 2-3 बार लड़ाई भी हो चुकी है। एक बार हमारा बारात का बैंड था, वो स्लॉट में बुक था, 7 से 9 और नॉर्मली 10 से 12 का स्लॉट चलता है समझ में, तो 9 बज चुके थे, वो बैंड पूरा खड़ा था, क्लाइंट ने हमें अप्रूवल दिया था कि आप 7 से 9 का बैंड कर लो, हम बारात ले आएंगे, पर 9:30 तक कोई रेडी ही नहीं था, उसकी पहली शिफ्ट खत्म हो गई, बहुत हैवी डेट थी, फुल शिफ्ट का बैंड नहीं था वो, 2 शिफ्ट का बैंड था। अब 9:30 आप बैंड चढ़ाओगे, उसके बाद 2 से 1.5 घंटा डांस करेंगे, तो दूसरी जगह पे वो बैंड कैसे जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो क्योंकि प्लानर का काम है, उसने वेंडर को कमिटमेंट दिया है कि 7 से 9 तेरा बैंड फ्री हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा जल्दी कराना, लोगों का साफे बन जाए, प्रोसेशन जल्दी हो जाए, ये सब प्लानर का काम होता है। और वो उसको हमने फिर जल्दी एग्जीक्यूट करा भी दिया। उसमें ग्रूम को थोड़ा बुरा भी लगा, भैया मेरी बारात अच्छे से नहीं हो पाई, आपने बहुत जल्दी कर दिया, लेकिन क्योंकि मेरे पास रिटेन में था, 7 से 9 हमने कमिट किया था, तो वी वर नॉट रॉन्ग एट आवर साइड। इसके अलावा बारात अगर आपकी लेट होती है तो जो आपके 300 400 500 गेस्ट आपने बुला रखे हैं वो बिना जयमाला देखे चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो सगन भी नहीं देखे जाते, बिल्कुल होता क्योंकि क्या होता है कि लड़की वाले तो अंदर होते हैं, आप लड़के वाले साइड से हो, तो अपना व्यवहार आप लड़के वालों को ही दोगे, बिल्कुल सही तो खिंचवाओगे, बिल्कुल सही। बट बारात 11-12 बजे तक आई नहीं, तो अवेलेबल किसको सगन दें, जिसको हम शगन का लिफाफा बोलते हैं, वो जब आपको कोई नहीं मिला तो आप लेके चले जाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सारी चीजें प्लानर का काम है, क्लाइंट को रिमाइंडर देना, सर आपके वो सो एंड सो डॉक्टर हैं, वो आपको ढूंढ रहे हैं। अभी रिसेंटली की वेडिंग हुई, उसमें सारे लोग मुझे जानते थे, यार आशीष जी कहाँ है वो, अभी बारात नहीं आई, तो मैं बारात में बीच में जाके बोल के आया, सर आपके सारे गेस्ट आपको याद कर रहे हैं। अब क्योंकि वो आगरा के रिनाउंड डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा अच्छा सब लोग मुझे बुला रहे हैं, पीक टाइम था, 9-10 बजे का, बारात गेट पे थी, तो उन्होंने कहा ठीक है बारात तो चलती रहेगी, मैं अंदर आ जाता हूँ तो गेस्ट को मैं अटेंड कर पाऊँ। तो उन्होंने मेरी बात को माना, क्योंकि वो क्लाइंट से हम 6 महीने से काम कर रहे थे, 6 महीने से हमारी बॉन्डिंग बन चुकी थी, तो क्लाइंट ने मेरी बात को माना। लेकिन हर क्लाइंट ऐसे नहीं होते, अगर किसी क्लाइंट ने मुझे हायर ही 1 महीने पहले किया है तो मेरा क्या बॉन्ड बनेगा क्लाइंट से, नहीं बनेगा। सही बात है। अब वो मैं उनको बोलूंगा सर आपके गेस्ट याद कर रहे हैं आपको, यार करने दो, हम तो डांस करके ही आएंगे। अब मैं उनके भले के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन उनको लग रहा है कि मैं अपना काम जल्दी निपटाने के लिए बोल रहा हूँ। तो कौन सा क्लाइंट हमारी बात को समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा है, क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इवेंट मैनेजर का रियल में रोल क्या है। इवेंट मैनेजमेंट में आपके हिसाब से क्लाइंट ज़्यादा झूठ बोलते हैं या वेंडर, आपको किसको मैनेज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है? तो क्लाइंट तो मेरा भगवान है, बिजनेस मिलता है, लेकिन दोनों ही झूठ बोलते हैं। अच्छा, क्लाइंट का कहना ये होता है कि भाई इस वेडिंग को बुक करो, आगे आपके पास लाइन लग जाएगी वेडिंग ये बहुत कॉमन वो है, और इस पे कोई गलत बात नहीं है। हाँ। रेफरेंसेस मिलते हैं बिल्कुल सही, लेकिन ये जरूरी नहीं है क्लाइंट ने अपने एक बेटे की शादी हमसे कराई तो अगले बेटे की शादी हमसे ही होगी। हो सकता है उस वेडिंग के टाइम पे 3 साल में कोई ट्रेंड चेंज हो जाए, या वो किसी सिटी में कर रहे हैं जहाँ पर उनको उस सिटी का इवेंट मैनेजर पसंद आ गया, या
ग्रूम साइड के हाथ में ही नहीं है, अगली वेडिंग में सब ब्राइड साइड की मानी जा रही है बात। तो वो ठीक है? अपने हिसाब से कर तो लेंगे। अपने हिसाब से वेडिंग होती है, चांसेस जरूर होते हैं हमारे, बट 100% चांस नहीं होते हैं। इसके अलावा बजट हमेशा रियलिस्टिक नहीं मिलता क्लाइंट से, वो बजट कुछ ऑफर करते हैं, जैसा आपने पहले भी बताया, होता कुछ और है। और वेंडर्स का सर 10 मिनट में आया, रास्ते में हूँ, गाड़ी लोड हो गई है, ठीक है सर, बिल्कुल टाइम पे हो जाएगा। और वो कई बार टाइम पे नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ें क्योंकि बैक स्टेज मैनेजमेंट है पूरा, तो ये आपको पता होती है, सीन कर रहे हैं, हमें पता होती है, क्लाइंट को ये चीज़ें नहीं पता होती, हम उसको स्मार्टली हैंडल कर लेते हैं, बट ऐसा होता है। जैसे आपने बताया वेडिंग के बारे में हमने इतनी बात करी, अब थोड़ा कॉर्पोरेट इवेंट पे आ जाते हैं। तो जैसे हमने आपकी वेबसाइट पे देखा था कि आप सेलिब्रिटी मैनेजमेंट भी करते हैं आप किसी इवेंट में, तो कॉर्पोरेट इवेंट में कभी कोई सेलिब्रिटी ऐसा आया हो जिसके साथ कोई ऐसी स्टोरी जो आप बताना चाहते हो? बहुत इवेंट किए हैं कॉर्पोरेट, और बहुत वेडिंग में सेलिब्रिटी एक्सपीरियंस, मतलब कोई सेलिब्रिटी था जो, देखो मेरे इवेंट का नहीं एक्सपीरियंस, मैं आपको किसी और के इवेंट का एक्सपीरियंस बताता हूँ। व्हेन आई वाज इन जयपुर, तो जयपुर में मेरा एक फ्रेंड है भरत, ओके, उसने एक कॉन्सर्ट बेसिकली ऑर्गेनाइज किया, ओके, उसमें उसने हनी सिंह को बुलाया। अच्छा, 2008 में 9 में हनी सिंह की बहुत डिमांड थी, बहुत ज़्यादा हाइप, जब तक वो एपिसोड नहीं हुआ था उसका ड्रग्स वाला, उससे पहले वो बहुत पीक पे था, बादशाह से भी ऊपर था। तो मतलब वो बहुत फैसिनेटिंग था मेरे लिए, क्योंकि हम उस शो में थे, क्योंकि फ्रेंड का शो था, तो हम सब बैक स्टेज मैनेजमेंट और क्राउड मैनेजमेंट देख रहे थे। तो जब वो उसकी एंट्री हुई, तो मतलब एक कॉन्वॉय, जैसे हमारे मोदी जी का कॉन्वॉय आता है ना पूरा, कि बीच में गाड़ी है, 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे, तो ये जो बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, इनकी एक लिस्ट आती है कि हमें 5 गाड़ियाँ चाहिए, 6 गाड़ी चाहिए, उसमें वो होता है वो एक में ही है। जैसे मान लो BMW मांग ली 5, तो जब वो एंट्री होती है, 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे, सनरूफ खुली हुई है, विंडो के बाहर लोग निकल रहे हैं, हो हल्ला हो रहा है, शोर मच रहा है, जैसी वो गाड़ी आई, तो वो एक बिल्कुल जैसे एक बड़ा काफिला आता है ना सेलिब्रिटी का, तो वो था। जब वो होटल में गया, फिर उसकी जो आफ्टर पार्टी हुई 11-12 बजे, मतलब आफ्टर कॉन्सर्ट तो नॉर्मली 10 साढ़े 10 खत्म हो जाता है, क्योंकि परमिशन तब तक की होती है। लेकिन जब उसके बाद आफ्टर पार्टी होती है, जिसमें स्पॉन्सर्स को बुलाया जाता है, या आपके जो मेन गेस्ट होते हैं उनको जो आगे कभी आपको उनसे अगले शो में उनको स्पॉन्सरशिप चाहिए, जैसे तो इस तरह में हर शो में कॉन्सर्ट के बाद एक आफ्टर पार्टी होती है। तो उसमें कमिटमेंट ले लिया जाता है सेलिब्रिटी से कि हमारी एक आफ्टर पार्टी भी होगी, तो उसमें आपको आना होगा। हाँ, तो उसमें भी उसने बहुत एंजॉय किया, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसा इवेंट याद है आपको, चाहे आपका हो या आपने ऐसा देखा हो, जिसमें सिक्योरिटी फेलियर हुआ हो और मतलब आपको लगा हो कि अगर आप वहां पर होते तो वो सिक्योरिटी फेलियर को कैसे रोक सकते थे? कोई ऐसा इवेंट याद है आपको? देखो मेरे किसी इवेंट में तो नहीं हुआ, वी जनरली डू वेडिंग, तो उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें ऐसा नहीं होता, वेडिंग सब सिस्टमैटिक होती है, गेस्ट लिमिट होती है, और कोई सिक्योरिटी जैसी चीज नहीं होती। हाँ, अगर उसमें कोई हाई प्रोफाइल वेडिंग है, कोई क्रिकेटर की वेडिंग है या सेलिब्रिटी वेडिंग है, उसमें जरूर पापाराजी आ गए या कुछ अनवांटेड गेस्ट आ गए, आना चाहते हैं, उनको इनवाइटेड नहीं है कैप्चर करने के हिसाब से, लेकिन वेडिंग्स में नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। अब किसी और के शो के बारे में अगर बात करें, तो जैसे आगरा में बादशाह का शो हुआ था, या आज से कई साल पहले दलेर मेहंदी का शो हुआ था। आगरा कैंट में एक ग्राउंड है घंटाघर करके, तो वहां पर लोगों ने पत्थर तक फेंके थे, सिक्योरिटी फेलियर पूरी तरह से था, डिजास्टर था पूरी तरह से वो। तो दलेर मेहंदी यहाँ तक क्या कहता है, मैं दोबारा नहीं आऊंगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है इस तरह के शोज में लोगों को एंड तक ना फ्री टिकट्स की आस रहती है, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाए, पास मिल जाए या टिकट्स मिल जाए जिसमें उन्हें पैसा पे ना करना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है Tier 2 सिटीज में अभी भी कॉन्सर्ट उस लेवल पे नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप बात करो Tier 1 सिटीज या मेट्रोज की, बॉम्बे दिल्ली की, तो आप लोग वहां पर 10-10, 15-15 हजार की टिकट खरीद के जाते हैं शो में। दे हैव सो मच कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी, जिसमें कि वो उसको पे करते हैं, और अकेले नहीं, वो 3-3, 4-4 लोग ग्रुप में जाते हैं, साथ में लेके जाते हैं लोग। हमारे यहाँ लोग एंड तक वेट करते हैं फिर कहीं से फ्री का जुगाड़ हो जाए, और नहीं होता तो जाते भी नहीं है। राइट। तो इसमें क्या होता है, फिर आपको सब चीजें देखनी है, पुलिस प्रशासन को भी देखना है, आपको जो परमिशंस जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहां पर भी पासेस प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर
आपका सर्किल है उसमें भी सब एक्सपेक्ट करते हैं। लेट्स से मेरे 10 दोस्त हैं, वो एक्सपेक्ट करेंगे यार आशीष का शो हो रहा है तो वो फ्री में ही बुलाएगा। बिल्कुल सही तो बात। अब उसमें क्या होता है, शोज कई बार रेवेन्यू भी मीट नहीं कर पाते हैं अपने, क्योंकि बिल्कुल। आप सबको अगर फ्री ही बुला लोगे, तो दिस फिर इज वो- माय ब्रेड एंड बटर बिल्कुल बेसिकली। सही बात है। अगर मैं सबको ही फ्री में बुला लूंगा तो शो में टिकट ही सेल नहीं होगी, तो फिर शो हिट कैसे होगा? बिल्कुल सही। शो में ऑडियंस अगर पैसा दे के आ रही है तो वो जेन्युइन ऑडियंस है, अगर वो पैसा नहीं दे के आ रहे हैं तो वो अनवांटेड लोग हैं जो न्यूसेंस भी क्रिएट कर सकते लोग इवेंट मैनेजर को सबसे ज्यादा किस बात के लिए दोष देते हैं, और ऐसी बात कौन सी होती है जिससे गलती तो उस क्लाइंट की है बट वो बोलते हैं आपकी वजह से हो गया ये सब? ओपन मैं यहाँ यही बोलना चाहूंगा कि आपको अगर दोष दे रहा है क्लाइंट, इवेंट मैनेजर को दोष दे रहा है, तो सिर्फ एक ही कारण है, वेंडर। अच्छा। वेंडर्स कई बार क्लाइंट अपने खुद कर लेते हैं और उनसे वो आउटपुट नहीं आता, फिर वो ब्लेम करते हैं इवेंट मैनेजर को कि आपको देखना चाहिए था। इनिशियली जब इवेंट मैनेजर बोल रहा होता है सर ये वेंडर सस्ता जरूर है लेकिन इसके पास बैकअप नहीं है। बैकअप से मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लो एक इवेंट मैनेजर की कैपेसिटी है कि वो एक दिन में सिर्फ एक ही काम कर सकता है और कोई बारिश आ गई उससे, वहां पर एक एडिशनल स्ट्रक्चर बनाना है। अब उसके पास बैकअप नहीं है, सामान नहीं है, क्योंकि उसने तो सस्ता करने के लिए बोल दिया था। क्लाइंट ने उसको बोला आशीष जी ये मेरे बजट में आ रहा है, इसको कर लेते हैं, और वी आर प्रपोजिंग सर इसको मत करो, अगर कुछ इफ एंड बट हो गया तो हमारे पास ऐसा दमदार वेंडर होना चाहिए जो रुपए पैसे को नहीं देखे उस वक्त वो आपका काम टाइम पे कर दे, उसके पास लेबर हो, उसके पास इक्विपमेंट्स हो, उसके पास अच्छा खासा गोडाउन हो जहाँ से वो सामान ला सके, उसे किसी से हायर ना करना पड़े। तो ये सब चीजें होती है, ये इवेंट मैनेजर के पास नहीं होती चीजें, उनके वेंडर्स के पास होती हैं। और वेंडर्स हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे वो साउंड वेंडर हो चाहे वो फ्लोरिस्ट हो। अगर मैं फ्लावर की बात करूं, आपने कैसे फ्लोरिस्ट को कर लिया जिसने आपसे सस्ता करने के लिए काम तो उठा लिया, बाद में वो आपको फ्लावर की वैरायटी नहीं लगा रहा है। फ्लावर में बहुत सारी चीजें आती हैं, ट्यूलिप है, लिली है, कार्नेशन है, रोजेस हैं, वो आपको ऑर्डिनरी फ्लावर्स के साथ काम कर रहा है, आप सोच रहे हो कि ओरिजिनल फ्लावर के साथ काम हो रहा है, लेकिन नहीं, एक ट्रस्टेड फ्लोरिस्ट जो कि वैरायटी लगा सके, आपके जो मूड बोर्ड्स हैं, आपके जो थीम है उसके हिसाब से काम कर सके, क्योंकि वेंडर आपने हायर किया है, प्लानर का काम है उसको एग्जीक्यूट कराना, ठीक है। अब बजट आपने डिसाइड किया है तो वेंडर उस वक्त बजट डिसाइड करते वक्त बता देता है कि मैं क्या लगाऊंगा, उसके बाद प्लानर कुछ नहीं कर सकता। प्लानर की अगर क्लाइंट सुनेगा तो प्लानर बोल सकता है सर आप ये बजट काफी कम ऑफर कर रहे हो, इसको थोड़ा बजट बढ़ा दो तो ये काम अच्छा इनहांस कर देगा। लेकिन ये कुछ क्लाइंट करते हैं, कुछ नहीं करते, उनको लगता है ये मेरा प्लानर मेरा बजट क्यों बढ़वा रहा है जब मेरा कम में काम हो रहा है। ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका है, अगर आप कहो तो मैं उस किस्से को भी शेयर कर देता हूं। बिल्कुल करिए सर। एक बार क्या हुआ, हम एक क्लाइंट के पास गए और उनके कुछ 4 फंक्शन थे, 4 फंक्शन का एक एक्स बजट था। तो मैंने डेकोरेटर को बोला कि क्लाइंट का ये बजट है और आप, क्योंकि मैंने आपको इसीलिए सेलेक्ट किया कि आप इस बजट में फिट हो रहे हो तो आपको चलना है। अब क्लाइंट ने वहां पर उस डेकोरेटर से नेगोशिएट कर लिया। अब मैं रोकना चाहता था अपने क्लाइंट को, सर आप नेगोशिएट मत करो, इसको करने दो, पर क्लाइंट को लगता कि आशीष आप क्यों रोक रहे हो, जब मेरा काम सस्ते में हो रहा है तो मैं चुप रहा उस वक्त। बट मैंने एक दो बार हिंट दिया, मैंने डेकोरेटर को बोला ज्यादा बजट कम मत करना, अल्टीमेटली आप डेस्परेट होके काम उठा लोगे, बाद में वो काम की क्वालिटी कम हो जाएगी। तो वो बजट तो उसने कम किया ही किया, 2 लाख रुपए, साथ में उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री घर का जो डेकोर होता है वेडिंग से पहले वो भी दे दिया। क्लाइंट ने बोला आपको तो काम दे रहा हूं मैं, अब आपको क्या करना है, मेरे घर का डेकोर भी करना है। ही वाज सो डेस्परेट, उसने वो काम भी उठा लिया, कर दिया। और बाद में जो होटल में काम करना था उससे ज्यादा समय उसका खराब हो गया घर में, मतलब बहुत ज्यादा काम नहीं था और उसकी टीम पूरी ऑक्यूपाइड घर में हो गई। और कभी घर में क्या होता है, कभी बंदर ने कोई चुन्नी हिला दी, कभी कोई लाइट हिला दी। अब कोई बच्चे खेल बार बार आ रहा है कि यार वो लाइट वापस ठीक करा दो, बंदर हिला गया है, ये हो गया है। अब वो होटल से फोकस हट गया उसका, और जो बजट उसने लिया था साथ में घर का काम भी,
उसने वो चीजें दे नहीं पाया। लास्ट में क्लाइंट ने बोला आशीष जी तो मन मुताबिक काम नहीं हुआ। मैंने बोला सर आपने उससे इतना ज्यादा नेगोशिएट कर लिया था, हमें पता होना चाहिए कि नेगोशिएट कितना करना है, उसकी लिमिट क्या है। सही। अगर मैं एक आईफोन खरीदने जा रहा हूँ, वो 65,000 का आईफोन आ रहा है, तो किसी दूसरी दुकान पे मुझे या तो वो 64,500 का मिल जाएगा या 64,000 का, इससे नीचे नहीं मिलेगा। तो नेगोशिएशन की एक लिमिट होती है। अगर मैं किसी से बोलूं 58,000 में दे दे और मुझे दे रहा है, तो मुझे अलर्ट हो जाना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही बात। 58,000 मुझे मिल कैसे रहा है, या तो उसमें बिल में कमी है, कस्टम से आया है, कैसा है, ये इस प्रोडक्ट में कमी है। मिनिमम सेलिंग प्राइस होना चाहिए किसी चीज। तो अब हमारे इसमें कोई एमआरपी नहीं है बिजनेस में। कोई किसी काम को 10 लाख रुपए में कर रहा है, कोई 25 लाख में भी कर रहा है। पर ऐसा नहीं है कि जो 25 लाख रुपए में कर रहा है वो आपको लूट रहा है। 25 लाख की वर्थ दे रहा है वो आपको, वो उस तरह की चीजें आपको करके दे रहा है। ये क्लाइंट को अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है, बट अभी अवेयरनेस की जरूरत है। ओके। जो आपके 2 टाइप के क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, एक तो हो गया हाई एंड रिच क्लाइंट्स और एक मिडिल क्लास। तो जब आप दोनों लोगों से बात करते हो तो आपको क्या क्या डिफरेंसेस उनके लगते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स या अच्छी चीज़ें आपको दोनों में लगती हैं, क्या डिफरेंस आता है? देखो ओपन, हम दोनों तरह के क्लाइंट कैटर करते हैं। सबके वेडिंग्स के बजट होते हैं। हम 10 लाख रुपए की वेडिंग भी करते हैं, हम 1 करोड़ की वेडिंग भी करते हैं। ओके। लेकिन जो हाई एंड क्लाइंट होते हैं वो सब कुछ, वो R&D पूरी करते हैं, रिसर्च पूरी करते हैं, लेकिन एक बार काम फाइनल हो गया तो आप पे ट्रस्ट करते हैं। ओके। आपकी पेमेंट टर्म्स जैसे आपको उस हिसाब से पेमेंट मिलती है, आप उनको कुछ प्रपोज करते हैं तो वो आपकी बात को समझते हैं। जैसे मान लो मेरी किसी वेडिंग में सारे डिस्कशन हो गए, अब वेडिंग से 1 महीने पहले मुझे अगर कुछ लगा सर ये आपकी वेडिंग में ये और होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, तो वो उस बात को कंसीडर करते हैं। जबकि जो लो बजट क्लाइंट होते हैं, या तो उनके बजट नहीं होते या कुछ और है, वो इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ट्रस्ट का फैक्टर है। जो हाई एंड क्लाइंट होते हैं वो ट्रस्ट अच्छे से कर लेते हैं प्लानर के ऊपर। ओके। जो लो टिकटिंग साइज के क्लाइंट होते हैं उनका ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। उनको हर बार ये लगता है कि क्लाइंट के कुछ खराब हो जाएगा, नहीं, खराब हो जाएगा, प्लानर चीट तो नहीं कर रहा है, ये मुझे कुछ बेचने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, ये सब चीजें, या किसी वेंडर में कमीशन की वो तो नहीं कर रहा है कि हाई प्राइस, सारी चीज। एक क्लाइंट है जिसके पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो क्या अच्छा इवेंट प्लानर ना हायर करने से केवल सिर्फ पैसे से शादी हो सकती है बहुत अच्छी? देखो होने को हो सकती है, ठीक है, लेकिन आप प्लानर एक पूरे इवेंट की वो डायरेक्टर होता है बेसिकली। जैसे मूवी में डायरेक्टर होता है ना, आप डायरेक्ट करते हो, एक्टर से क्या कराना है, सॉन्ग कौन सा, स्क्रिप्ट कौन सी, ऐसी इवेंट मैनेजर एक वेडिंग में डायरेक्टर होता है। तो बिना डायरेक्टर के आप एक ऐसी मूवी बनाने जा रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वेडिंग्स होती हैं इंडिया में, काफी वेडिंग्स होती हैं जो प्लानर के बिना होती हैं, लेकिन उसकी अब धीरे धीरे नंबर्स कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल छोटी सी भी वेडिंग होती है, छोटा सा एंटरटेनमेंट फंक्शन भी होता है, उसमें भी लोग प्लानर को हायर करते हैं। अब अगर आप बात करो बजट की, लेट्स से किसी का 1 करोड़ बजट है, तो वो खुद करके उस काम को शायद 90 लाख रुपए में करा लेगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं आना। पर 10 लाख रुपए बचा के आपका पेन कितना बढ़ जाएगा वो आपको पता होना चाहिए। इवेंट मैनेजर के फोन में कौन सी ऐसी वीडियो और फोटो होती हैं जो लोग नहीं देख पाते बट वो आपके पास रहती हैं सुरक्षित? वही बहुत सारे स्क्रीनशॉट होंगे, इंस्पिरेशन होंगी, पिंटरेस्ट के स्क्रीनशॉट होंगे, आइडियाज के। लेट्स से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरे पास अभी एक प्रोजेक्ट है आने, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये मैं अपने इवेंट में इम्प्लीमेंट करूंगा, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। तो मैक्सिमम हमारे जो फोन होते हैं वो स्क्रीनशॉट से भरे होते हैं, अलग अलग आइडियाज, पेमेंट टर्म्स, क्लाइंट्स के साथ जो व्हाट्सएप पे हम फॉलो अप कर रहे हैं, या हमारे जो वेंडर की कंप्लेंट्स हैं, लेट्स से मुझे कहीं कोई कमी दिखी, मैंने उसका फोटो खींच के रख लिया, जब उसका पेमेंट करूंगा तो मैं उसको दिखाऊंगा कि ये यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट इवेंट में नॉर्मली हम अपने वेंडर्स का पेमेंट नहीं काटते हैं, क्योंकि पेमेंट काटना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं वेंडर से काम कराना बंद कर देता हूँ, पेमेंट नहीं काटता। पेमेंट काटने में क्या होगा, वो आपकी 4 जगह बोलेगा कि यार ये फलाना इवेंट मैनेजर है, मेरा पेमेंट नहीं किया। वो ये नहीं बोलेगा उसने गलती की थी। तो बेटर है उसको ऐसे सजा दो, पेमेंट काटने में एक बार आप काट लोगे, अगली बार फिर काम कराओगे, फिर काटने की कोशिश करोगे, बेटर उससे काम कराना ही बंद कर दो।
तो सर मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे, आपने आंसर बहुत अच्छे से दिए। अब एक ऐसा क्वेश्चन कि क्योंकि ये एक बिजनेस पॉडकास्ट है, बिल्कुल। तो आपकी इंडस्ट्री में कोई नया लड़का है, कोई नया बच्चा है, वो आना चाहता है, उसने अभी पढ़ाई करी है इवेंट मैनेजमेंट की, तो आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, अगर इवेंट मैनेजमेंट में आना है तो सबसे पहले फैमिली को भूलना पड़ेगा। ओके। यहाँ पर कोई संडे नहीं है, कोई मंडे नहीं है। जब आप फ्री हो तो आप एंजॉय कर रहे हो, और जब आप फ्री नहीं हो तो फिर आप काम कर रहे हो। और वो भी तब काम कर रहे हो जब आपके फादर हॉस्पिटल में है, आपकी मदर हॉस्पिटल में है, आपके किसी खास दोस्त की शादी है, आप काम कर रहे हो। मैं किसी और की बात करूं, मेरे पापा हॉस्पिटल में थे जब, तो मैं इवेंट कर रहा था। ओहो। तो मतलब अगर आप ऐसा डेडिकेशन आपके अंदर है, क्योंकि क्या है कि ये एक दुकान नहीं है। ये दुकान नहीं है कि आपने 2 दिन के लिए दुकान बंद कर दी और आप फिर चले खोल ली, आपके कुछ कस्टमर लूज होंगे। ये किसी की लाइफ इवेंट है। हाँ, जैसे हमने डिस्कस, जैसे किसी के ब्राइड का इमोशन है, ऐसा नहीं मेरी टीम मैनेज नहीं कर सकती, टीम मैनेज कर सकती है, बट क्लाइंट का फेस आप होते हो। जब आप नहीं होते हो तो क्लाइंट का कंफर्ट नहीं आता टीम के साथ। ठीक है, क्लाइंट एक्सपेक्ट करता है कि मैंने आशीष से डील की थी या मेरा किसी पार्टनर से डील की है, वो वहां पर हूँ। अगर आपका कोई मैनेजर डील कर रहा है, क्लाइंट का वो कंफर्ट आएगा ही नहीं। वो कहीं ना कहीं लास्ट में फिर कमियां निकालेगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन आपका डेडिकेशन ऐसा है कि आप पूरी तरह से उससे जुड़े हुए हो, तो आपको वो देखना पड़ेगा, काम करके देना पड़ेगा। अब आपको अपना कैश फ्लो मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि क्या है, ये 12 महीने का बिजनेस नहीं है, सीजनल बिजनेस है। इसमें ऑफ सीजन भी आता है, सीजन भी आता है। बिल्कुल। तो मैं काफी इवेंट मैनेजर्स को देखता हूँ कि वो सीजन में जिस हिसाब से इनकम आ रही होती है, उस हिसाब से उनकी सेविंग्स नहीं होती, उनके खर्चे भी उस तरह से होते हैं। फिर मई जून जुलाई जो ऑफ सीजन के महीने होते हैं, उनको बहुत मुश्किलें होती हैं, क्योंकि उनका जो स्पेंडिंग का जो तरीका है, उनको आदत जो पड़ी होती है खर्च करने, घूमना, खर्च करना, वो सीजन के हिसाब से कर होते हैं। फिर वो ऑफ सीजन में उनको बहुत दिक्कत होती है। तो आपका मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए, आपका डेडिकेशन होना चाहिए। एक मैं आपके व्यूअर से एक डेटा शेयर करना चाहूंगा। एमबीए के जो 47 जिन्होंने एमबीए किया होता है, 47% लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होते हैं। बट जिन्होंने इवेंट मैनेजमेंट किया होता है, उसमें 87% लोग सेटिस्फाइड हैं। इवेंट मैनेजमेंट में मतलब ये बहुत अच्छा नंबर है। हमारा जो प्रोफेशन है, इसमें ऑलमोस्ट 87% लोग सेटिस्फाइड हैं, कोई बोर ही नहीं होता इस काम से। ये आपकी पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पिछले 17 सालों में कोई एक ऐसा मोमेंट बताइए जिसमें आप रियल में इमोशनल हो गए हो। मैं आपको बहुत दिन से देख रहा हूँ, मैं आपको 2 साल से करीब ज्यादा से जानता हूँ। आप जब भी बात करते हैं या फोन पे हमारी बात होती है, फिर हम लोग मिलते हैं, तो आप बहुत पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहते हैं। मैंने आपको इमोशनल नहीं देखा, तो मैं वो मोमेंट थोड़ा सा छूना चाहूंगा कि कब आप इमोशनल हुए इस पूरे कैरियर में, एज अ सक्सेस स्टोरी, मतलब वो आपको प्राउड मोमेंट था और वो इमोशनल तो मैं उस दिन भी नहीं हुआ था। इमोशनल मैं खुश था उस दिन, लेकिन आप प्राउड मोमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम करता था, अमर उजाला में, वहां मैंने ऑलमोस्ट 3 साल काम किया। उसी कंपनी से मुझे एक अवार्ड मिलता है दिल्ली में भारत मंडपम में, जिसमें परिवहन मंत्री कमता जी एंड मोहम्मद कैफ, इन्होंने मुझे वो अवार्ड दिया था। तो इट वाज ऑडिटेड अवार्ड, कोई पेड अवार्ड नहीं था जैसा आजकल पेड अवार्ड चल रहे हैं कि आप 50,000 रुपए दो तो और आपको कहीं किसी से भी अवार्ड से अवार्ड मिल जाएगा। इट वाज नॉन पेड अवार्ड, ऑडिटेड अवार्ड। उसमें कुछ क्राइटेरिया थे, उसको मैंने फिल किया। MSME फॉर भारत इनकी तरफ से था ये। तो हम लोग MSME में रजिस्टर्ड है, तो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल था। तो उसमें हमें जो सिल्वर अवार्ड मिला था, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि जिस कंपनी में मैंने 3 साल दिए, काम किया, उसी कंपनी ने आज मुझे रिकॉग्नाइज किया है। तो ये इट वाज अ ग्रेट मोमेंट। ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात होती है कि आप जहाँ काम कर रहे हो, उनको ये लगा कि आपको अवार्ड देना चाहिए, और आपने सारे क्राइटेरिया भी फुलफिल किए। बिल्कुल। क्या आपने कोई ऐसा इवेंट किया है जिसमें इवेंट ऑर्गेनाइजर के पैसे डूब गए हो पूरे, और वो मतलब रो पड़ा हो बिल्कुल एकदम?
देखो, इवेंट मैनेजर तो प्रोटेक्टेड होता है, हम्म क्योंकि इवेंट मैनेजर का लॉस या तो टिकटिंग शोज में होता है, ओके वेडिंग प्रोटेक्टेड होती है पूरी तरह से, अनटिल आपका काम अच्छा ना हो और आपकी पेमेंट कट गई हो। लेकिन वेंडर्स का बहुत जरूर स्टेक पे होता है सब कुछ। ओके लोगों को लगता है कि ये साउंड वाला किसी शो के 2 लाख 3 लाख रुपए मांग रहा है, तो वो 2-3 लाख रुपए किस बात के मांग रहा है? उसकी करोड़ों रुपए की इन्वेंट्री रोड पे होती है, ग्राउंड पे होती है, और ऐसे में कोई मौसम खराब हो जाए, आपने देखा होगा आजकल मौसम अनप्रिडिक्टेबल है, बिल्कुल सही बात है, कभी भी बारिश हो जाएगी, सब कभी कितनी आंधी तूफान आ रही है, तो ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर, ऑडियो विजुअल, साउंड लगे होते हैं, और जब इतना बड़ा आंधी तूफान आता है तो सब कोलैप्स हो जाता है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है वो जो इतना बड़ा साउंड है उसकी वर्थ कितनी होगी? एक एक 2-2 करोड़ रुपए का सामान उनका बारिश में होता है। तब मैंने रोते हुए देखा वेंडर्स को कि पूरा सामान कोलैप्स हो गया हो, ट्रस, एल्युमिनियम ट्रस पूरी डैमेज हो गई हो, एलईडी वॉल पूरी गिर पड़ी हो, लाइट सारी क्रैश हो गई हो, बारिश से सब खराब कितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने उस सब चीज में किया। वी इवेंट मैनेजर आर जनरली ब्लेस्ड कि आपका हम लोग इवेंट को मैनेज करते हैं, ठीक है, लेकिन टिकटिंग शो अगर इवेंट मैनेजर कर रहा है तो उसका भी बुरा हाल होता ही है। कई बार मैंने होते देखा है, रोते देखा है। ओके, इवेंट इंडस्ट्री में सक्सेस टैलेंट से आती है या नेटवर्किंग से आती है? दोनों चीज जरूरी है। ओके, दोनों खाली टैलेंट नहीं चलेगा, और नेटवर्किंग भी चाहिए, होनी चाहिए। जैसे नेटवर्किंग में अगर आपका बॉन्ड अच्छा है, आप अच्छी फैमिलीज में उठते बैठते हो, क्योंकि वेडिंग का बिजनेस है, मारवाड़ी बनिया कम्युनिटी से चलता है। अगर आप उस कम्युनिटी में उठते बैठते हो, आप उनके साथ नेटवर्किंग करते हो, तो ऑब्वियसली जब वेडिंग आएगी तो आप ही को याद किया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन खाली याद करने से कुछ नहीं होगा, अगर आप में टैलेंट ही नहीं है, आप डिलीवरी अच्छी नहीं दे रहे हो, तो वो नेटवर्किंग भी बेकार है। नेटवर्किंग बेकार। दोनों चीजें आपको, तो दोनों चीजों की जरूरत है। आपके पास इवेंट इंडस्ट्री की एक सीक्रेट फाइल है, तो सीक्रेट फाइल में क्या क्या निकलेगा अगर उसे ओपन करा जाएगा? वीडियोस, स्क्रीनशॉट्स, सीक्रेट फाइल में यही निकलेगा, जो काम से रिलेटेड चीज, पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट, किससे क्या लेना है, क्या देना है। सीक्रेट शॉट में हमारे पास यही सब चीजें हैं, पुरानी मेमोरीज, कुछ इवेंट्स हमने किए हैं जो सक्सेसफुल हैं या कुछ डिजास्टर थे, तो वो सब, यही सब मिलेगा। एज अ व्यूअर जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, वो अगर विंटाज एंटरटेनमेंट से अपने नेक्स्ट वेडिंग या इवेंट कराता है, तो उसको क्या सिक्योरिटी मिलती है, क्या चीजें ऐसी मिलती हैं जो आप बेहतर तरीके से दे पाते हैं, और आपके क्लाइंट इतने दिन से जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, उनको जो सेवाएं आपने दी हैं, तो आप क्या क्या सेवाएं दे सकते हैं उनके लिए, थोड़ा सा आप बताइए। मैं यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगा। कोई भी क्लाइंट अगर उनकी बजट ऑफरिंग ये है और उनकी एक्सपेक्टेशन ये है, तो कभी भी वो मीट नहीं हो पाएगी। नॉर्मली जो क्लाइंट है वो 50% से 60% क्लाइंट अनसेटिस्फाइड रहते हैं अपने इवेंट के बाद। या तो वो ब्लेम करते हैं अपने वेंडर्स को, या ब्लेम करते हैं अपने इवेंट मैनेजर को। लेट्स से आप किसी केटरर को केटरिंग का काम देना चाह रहे हैं, उसकी एक प्लेट है 3,500 रुपए की, और मार्केट में एक केटरर ऐसा भी है जो 1,000 रुपए प्लेट में खिला रहा है, ठीक है। तो एक केटरर आपको 1,000 रुपए में खिला रहा है, और एक केटरर आपको 3,500 में। इसके बीच में भी बहुत सारे ब्रैकेट है, 1,500 रुपए, 2,000, 2,200। अब क्लाइंट क्या करते हैं, 3,500 रुपए में जो डिलीवरी दे रहा है, जो 3,500 रुपए में उसकी प्रेजेंटेशन है, एक्सपेक्टेशन तो उनकी 3,500 वाली है, और वो हायर करते हैं 1,000 रुपीज वाले को। अब उसमें दोनों ही परेशान रहते हैं। लास्ट में वेंडर भी विन विन सिचुएशन में नहीं होता, वो खुश होकर नहीं जाता, और क्लाइंट की भी एक्सपेक्टेशन जो थी वो पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि उन्होंने जब 1,000 रुपीज वाले को दिया, उसने अपने ब्रैकेट में अच्छा काम किया, अच्छा खाना खिलाया, सब खुश होके गए, पर क्लाइंट के माइंड में ये था कि यार मैंने जो 3,500 रुपए वाला था उसमें प्रेजेंटेशन इतनी हाई फाई थी, इसने मुझे वो प्रेजेंटेशन नहीं दी। तो क्लाइंट को समझना पड़ेगा दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी। अपने ब्रैकेट में सब अपना अपना अच्छा काम करते हैं, चाहे वो प्लानर हो, चाहे वो फोटोग्राफर हो। फोटोग्राफर में भी यही होता है कि हम अगर ऑफर करते हैं कि सर ये जो फोटोग्राफर है 4.5 लाख रुपए लेगा, तो क्लाइंट बोलते हैं यार फोटोग्राफर तो 1 लाख रुपए में मिल जाएगा।
बिल्कुल मिल जाएगा। लाख रुपए में अपनी डिलीवरी है, उसके कैमरास, उसके लेंसेज, इक्विपमेंट उस तरह से आएंगे। और एक सिनेमैटिक कैप्चर करने वाला बंदा या ड्रोन उड़ाने वाला बंदा, उसके अलग अलग रेट होते हैं। एक ड्रोन उड़ाने वाला बंदा इतना एक्सपर्ट है कि वो 20,000 रुपए चार्ज कर रहा है, और एक ड्रोन उड़ाने वाला बंदा 5,000 रुपए चार्ज कर रहा है। तो इस डिफरेंस को क्या होगा, आप दोनों ही ड्रोन उड़ा रहे हैं, मानता हूँ सेम क्वालिटी का उड़ा रहे हैं, लेकिन उड़ाने का तरीका, फोटो खींचने का तरीका ये अलग अलग है। एंकर 15,000 भी ले रही है, एंकर 50,000 भी ले रही है। सेम एक प्लानर 5 लाख फीस भी ले रहा है, एक प्लानर 15 लाख फीस भी ले रहा है। आपको उसका जजमेंट करना पड़ेगा, तब उसको हायर करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हर चीज हर रेट में अवेलेबल। एक कॉमन क्वेश्चन ज्यादातर जिसके घर में शादी है, वेडिंग है, तो उनके दिमाग में होता है कि एक इवेंट प्लानर को अगर मुझे हायर करना है तो मुझे वेडिंग से कितने दिन पहले एटलीस्ट मुझे हायर कर लेना चाहिए, ताकि मेरी कोई भी चीज ऊपर नीचे ना हो और टाइम से मेरी वेडिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। नॉर्मली अगर इंडियन वेडिंग है तो इसके लिए 6 महीने की प्लानिंग चाहिए। और अगर यही इंटरनेशनल वेडिंग है तो 9 से 12 महीने चाहिए। अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो उनका प्लानिंग का टाइम होता है, उस प्लानिंग के टाइम पे वो वेंडर को चेस कर रहे होते हैं, प्लानर को चेस कर रहे होते हैं, फिल्टर आउट कर रहे होते हैं, मल्टीपल ऑप्शन सर्च कर रहे होते हैं कि ये कितने में हो जाएगा, ये कितने में हो जाएगा। और वो समय पास आता जाता है और अपनी वेडिंग से ठीक 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले प्लानर को एडवांस करते हैं। तो उनका प्लानिंग का टाइम तो पूरा निकल गया, अब सिर्फ वो एग्जीक्यूशन रह जाता है, प्लानिंग का पार्ट निकल गया, खत्म हो गया। नॉर्मली आपको 6 महीने पहले अपना प्लानर ढूंढ लेना चाहिए, उसको फाइनल कर लेना चाहिए। और अगर आप 6 महीने पहले कर देते हो तो आपका जो ये कॉस्टिंग वाला पार्ट है, नेगोशिएशन वाला पार्ट है, ये आपने फेस पूरा कर लिया। अब आप प्लानर से ग्रुप बना के डिस्कस कर सकते हो कि हमें ये चाहिए, या प्लानर के दिमाग में कुछ थॉट आ रही है तो बता सकता है। आखिरी के 1.5 महीने में जब सीजन ऑन हो जाता है तो सिर्फ आप ही की वेडिंग नहीं है, आपके साथ साथ और भी लोगों की वेडिंग है, तो प्रेशर एकदम आ जाता है। उस 1.5 महीने में हमें सबको देखना है। लेकिन अगर आप 6 महीने देते हो तो हमारे पास सबके लिए पूरा समय है। तो मैं यहाँ पर सबको यही बोलना चाहूंगा, अपने जो भी हमारे व्यूअर्स हैं और वो वेडिंग प्लान कर रहे हैं, कि एटलीस्ट 5 से 6 महीने पहले प्लानर को दें। जो भी नेगोशिएशन वाला पार्ट है या आप वेंडर सर्च कर रहे हैं वो आप टाइम से कर लें, और उसके बाद अपने वेडिंग प्लानर पे भरोसा जताएं और उसके हाथ में छोड़ दें, वो अच्छा ही करेगा आपका काम। ट्रस्ट करें अपने वेडिंग प्लानर। थैंक यू आशीष जी। हमारे व्यूअर्स को अंदाजा हो गया है कि अगर हमें वेडिंग प्लानर चूज करना है तो हमें उस वेडिंग प्लानर को कैसे चूज करना होगा, कितने दिन पहले करना होगा, और क्या क्या मिस्टेक्स शादी में जब हम वेडिंग प्लानर फाइनल करते हैं तो हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं वो अब नहीं होंगी। तो मैं हूं उपेंद्र अवस्थी, आप देख रहे हैं माइंड एंड ब्लॉग, और इस पॉडकास्ट के स्पॉन्सर हैं 3 Ladder प्रोडक्शन और SVT इंडिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।